समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट और हमारे इस साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, इस बार हमें कई सारे सवाल आए हैं और सारे ही जो हमारे मेंबर्स के सवाल हैं वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी अभी स्थिति नाजुक चल रही है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए। तो पहला सवाल लूंगी रोहन नवलकर का। बोल रहे हैं, एक अमेरिकी पनडुब्बिया सबमरीन ने एक ईरानी नौसेना के वॉरशिप को डुबाया। भारत में इस खबर के ऊपर मोदी सरकार की बहुत आलोचना क्यों हो रही है? ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में थी और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चालू है, तो ये फेयर गेम अटैक है। ये जहाज हाल ही में भारत में इंटरनेशनल नेवल रिव्यू के लिए आई थी युद्ध के पहले, पर भारत के पास नहीं डूबी। देखिए, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि अगर आप कानून देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें ये जो जहाज था ये अंतर्राष्ट्रीय पानी में था जी, ये खैर किसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी कोई ऐसे नहीं हो। सिर्फ वहाँ पे आपका ये राइट होता है, अधिकार, कि वहाँ से तेल निकालना है, खनिज निकालना है, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। जी, लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि उसमें कोई और आ नहीं सकता, उसमें और लोग भी आ सकते हैं। ये तो उससे भी बाहर है। तो आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पानी में है, ना ये भारत के पानी में है, ना ये लंका के पानी में है। तो वहाँ पे एक लड़ाई चल रही है और समुद्र की लड़ाई के कोई बॉर्डर नहीं होते। जो ज़मीन की लड़ाई होती है, हवाई लड़ाई होती है, उसके बॉर्डर होते हैं। आपकी एयर स्पेस है, दुश्मन की एयर स्पेस है, आपके दुश्मन की, आपकी ज़मीन है, दुश्मन की ज़मीन है। लेकिन पानी तो दुनिया में सब जगह है जी, और लड़ाई में आप किसी भी टारगेट को कहीं भी जाके अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपकी वो बात है जो ठीक है। लेकिन दूसरी बात जिसके ऊपर सवाल पैदा होते हैं, सवालिया निशान पैदा होता है, वो ये है कि ये जहाज अभी भारत में नेवल रिव्यू के लिए आया था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए, जो राष्ट्रपति मुर्मू ने किया था वाइजैक में। उसमें अमेरिका भी भाग ले रहा था। ठीक है, अमेरिका का एक जहाज आना था, आर्ली बर्ग क्लास का, उनका भी एक डिस्ट्रॉयर आना था, नहीं आया वो लास्ट मोमेंट पे। आखिरी समय उन्होंने कहा वो नहीं आएगा क्योंकि उनको पता था होने वाला है। लेकिन उनको पता था कि जहाज वहाँ पे आया हुआ है, तो ये जी, नहीं कि अचानक के जहाज वहाँ आ गया। उसको शायद वो फॉलो भी कर रहे हों। अब देखिए कि अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपना दोस्त कहते हैं, पार्टनर भी कहते हैं, दोनों क्वाड के सदस्य भी हैं। और क्वाड एक तरह से बहुत सारे भारतीय महासागर, हिंद महासागर के ऊपर नजर रखती है, जी, इंडियन ओशन के ऊपर, इंडो पैसिफिक के ऊपर भी। तो उसमें ये इस जहाज को गिराना, जबकि वो भारत से वापस जा रहा था, तो ये जिसको मैं कहूँगा कि एक्ट ऑफ बैड फेथ है। ये अच्छी बात नहीं है, ये दोस्तों में ऐसी बात नहीं होती है। अरे आप उसको, इस जहाज को तो छोड़ देते, अभी तो उसके पास हथियार भी नहीं थे। और सच्चाई ये है कि वो जहाज अभी लगता नहीं कि ईरान वापस जा रहा था, क्योंकि जहाज को भी पता था कि मैं उस तरफ गया तो वैसे ही डुबो दिया जाऊंगा। वो शायद वहां पे घूम रहा था इस उम्मीद में कि मैं दूर हूं तो यहाँ पे शायद सुरक्षित हूँ। मैं कहूँगा उस जहाज ने भी गलती करी कि उसने पहले ही भारत से या श्रीलंका जो उसके पास था उनसे शरण नहीं मांगी। वो भारत से ही पहले मांग सकता था, क्योंकि वाइजैक से शुरू हुआ, उसके बाद काकीनाडा में या कहीं पे वो शरण मांग सकता था। जी, तो जैसे श्रीलंका ने अब दूसरे जहाज के साथ किया है, वो शहर के साथ, ऐसे ही इसके साथ भी हो सकता था कि आप आ जाइए, आपके जहाज को एक तरह से हम गिरफ्तार कर लेंगे, आपके जो लोग हैं उनको भी एक तरह से हम डिटेन कर लेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में लिखा हुआ है और फिर हम उनको रखेंगे। उनको ऐसे रखना होता है कि ना तो उससे एक साइड का फायदा हो ना दूसरी का, ना तो उसको ईरान को वापस दें कि उनको फायदा हो जाए, लोग आ गए, ना अमेरिका को दें कि उनको फायदा हो जाए कि हम उनको मार दें या उनको बंधक बना लें। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में ठीक ठाक होता है। तो अब ये मुझे समझ नहीं आया कि ये जहाज इतना दूर क्यों घूम रहा था, भारत की प्रोटेक्शन से भी बाहर, श्रीलंका की प्रोटेक्शन से भी बाहर। तो वहां मारना इलीगल नहीं है अमेरिका का, जी, लेकिन वहां मारना इसलिए क्योंकि भारत के साथ उनकी पार्टनरशिप है। भारत को अपना पार्टनर, बल्कि वो तो एलाई भी कहते हैं, हम भारत में कभी एलाई नहीं कहते,
वो एलआई भी कहते हैं, और वो हमारे फ्लीट रिव्यू से जा रहा था, और फ्लीट रिव्यू में जो आते हैं जहाज, वो बिना बिना हथियारों के आते हैं, तो मोर और लेस वो निहत्था भी था। तो उसमें उसको गिराना इस तरीके से, मैं कहूँगा कि जैसे वो गली के गुंडे होते हैं ना, कि जो आया उसको पीट दिया, कुछ ऐसा काम है ये कोई बड़ा शोभा नहीं देता इतनी बड़ी पावर को ऐसा ऐसा काम करना। शिखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल लूँगी। अनुभव सक्सेना का है, बोल रहे कि आपको लगता है कि श्रीलंका के तट पर भारतीय एंगेजमेंट से लौट रही ईरानी जहाज का डूबना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसकी सुरक्षा के प्रति भारत की ज़िम्मेदारी थी? जब उनका देश युद्ध में उलझा हुआ था और वे डिफेंसलेस थे, तब वे इंटरनेशनल वाटर्स में क्यों गए? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की ज़िम्मेवारी वो नहीं थी। भारत की ज़िम्मेवारी नहीं थी। भारत को सिर्फ़ ये है कि एक मलाल है कि हमारे यहाँ आया था, हमारे यहाँ से जा रहा था, रास्ते में उसको डुबो दिया। तो थोड़ा-सा हमारा लिहाज़ रख लेना था अमेरिका ने, कि अमेरिका भी इस फ्लीट रिव्यू में आया था। तो ऐसे काम थोड़े चीप काम हैं, ये नहीं करने चाहिए। ज़िम्मेवारी भारत की नहीं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय पानी है, इसमें लड़ाई आपस में जो भी है, पायरेसी जैसे है, डकैती, उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं, लॉज हैं। वहाँ पे अगर भारत कहीं हो, वहाँ पे सेना हो, नौसेना हो या कोस्ट गार्ड हो, तो वो इंटरवीन कर सकता है या उनको बुला सकते हैं। लेकिन दो देशों के बीच में क्या हो रहा है हाई सीज में, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये इतना दूर क्यों था, ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई, पर उसका मेरी इंटरप्रिटेशन यही है कि उस जहाज की कैप्टन ने सोचा कि अगर मैं अरेबियन सी की तरफ पहले चला गया, फिर घर की तरफ जाऊंगा ना, घर की तरफ जाऊंगा, वहां तो लड़ाई हो रही है। जितनी ईरान की नेवी है, थोड़ी बहुत ये ईरान की बड़ी नेवी नहीं है, 4 फ्रिगेट्स हैं सिर्फ, जी। और मेरे ख्याल 4 कॉर्वेट्स हैं, उससे छोटे होते हैं। तो वहां तो मैं डुबो दिया जाऊंगा। तो मैं यहाँ रहता हूँ, काफी दूर हूँ वहां से, 2-4 दिन यहाँ रहता हूँ, तब तक शायद लड़ाई खत्म हो जाए। उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ भी अमेरिका के पनडुब्बियाँ आ सकती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में तो अमेरिका की बहुत सबमरीन्स, अमेरिका की, चाइना की लगातार रहती हैं वहाँ पे। भारत की भी रहती हैं, पर अमेरिका और चाइना की लगातार रहती हैं। कभी-कभी पाकिस्तान की भी कुछ रहती होंगी, क्योंकि पाकिस्तान वाले भी हमारे जहाज़ों की टो लगाते हैं हमेशा। तो ये जो एरिया है, सबमरीन रिच एरिया है। तो उसको एक मिसकैलकुलेशन हो गई। उसको यही चाहिए था कि फटाफट जाके किसी के पास शरण माँग लेता, चाहे भारत से, चाहे श्रीलंका से। ये सोचना कि मैं यहाँ हैंग आउट करूँगा, दूर हूँ, कोई मेरे पे नज़र नहीं रखेगा, उस तरफ जाऊँगा, क्योंकि 6 दिन हो गए थे। जी। 6 दिन में अभी तक यहीं पे क्यों था? तो ये सारी बातें हैं जो समझ नहीं आती हैं, और इसका जवाब जो उसके जो सेलर्स जो बचे हैं, शायद वो ही दे पाएँगे। शिखर, अगले कुछ सवाल इसी संघर्ष में भारत के पक्ष पर लूँगी और भारत में इस पे क्या वार्ता चल रही है उस पे लूँगी। संकल्प बोल रहे हैं कि जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं, सोनिया गांधी का ओपन लेटर इतना मूविंग था कि पूरे देश ने दिवंगत खमेनी के सम्मान में होली समारोह रद्द कर दिया। कम से कम मेरे लिए तो ईरान एक ब्लैक बॉक्स है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि स्थानीय लोग इस शासन के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन और एक ज़ख्म गैंग और जर्मन इन्फ्लुएंसर्स ईरान के संबंध में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं? जब उम्मा भी चुप है, तो भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए? क्या ये इस्लाम का राजनीतिकरण नहीं है? इन नाटकों से कांग्रेस को क्या लाभ होगा? तथ्य मेल नहीं खाते, क्योंकि खमेनी नियमित रूप से भारत विरोधी बयान देते थे और उनके शासन की क्रूरता किसी से छुपी नहीं है। देखिए, आपने बहुत सवाल पूछे एक ही सवाल में। आपके सवाल को मैं कहीं से भी पकड़ सकता हूँ, उसकी पूँछ, तो मैं एक तरफ से पकड़ रहा हूँ कि देखिए, राजनीति है, तो सोनिया गांधी तो अब एम्बैरेस करेंगी सरकार को, जी। और कांग्रेस पार्टी का एक व्यू भी है। कांग्रेस पार्टी का व्यू है, उनका जो आइडिया सेक्युलरिज्म का है, जो उनकी परिभाषा है, वो अलग है बीजेपी की परिभाषा से। अब आप बोलिए कि एक संविधान की परिभाषा है, वो भी है, लेकिन उसी संविधान की परिभाषा में पॉलिटिक्स होती है। कुछ इस तरफ कहते हैं, एक कहता है सबका साथ सबका विकास, एक कहते हैं अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो पोलराइजेशन राजनीति में चलता ही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी। दूसरी बात, वो आर्टिकल में मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि खामेनेई बड़े महान आदमी थे। खामेनेई एक स्पिरिचुअल नेता थे, और स्पिरिचुअल नेता थे इस्लाम में, एक पार्ट ऑफ इस्लाम के, शिया इस्लाम के। तो शिया इस्लाम भारत में भी आप समझिए कि करीब इस समय अगर 20 करोड़ मुस्लिम होंगे, तो उसमें 10% के आसपास, करीब करीब, या शायद उससे 2% ज़्यादा या कम, शिया होंगे। पाकिस्तान में दुनिया में
दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी है। हालांकि पाकिस्तान में शियास के साथ ज्यादती बहुत होती है। जितनी मस्जिदों में बॉम्बिंग्स होती है, ह्यूमन बॉम्बिंग्स ज्यादातर शिया मस्जिदों में होती हैं। अगर आप देखें शिया मेजॉरिटी देश, तो सबसे बड़ा जो शिया परसेंटेज है वो तो एक तरह से अजरबैजान में, ईरान में भी, इराक में भी उसके करीब बराबरी है ईरान के बाद। लेकिन अजरबैजान में इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि ईरान ने अजरबैजान के ऊपर हमले कर दिए। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि उम्मा की तरह कोई चीज नहीं है। हर देश अपना हित सोच के देश के बारे में काम करता है। जी। भारत का भी इसमें सिर्फ सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है जो सोनिया गांधी ने दिया, भारत का नहीं, मैं कहूँगा अपोजिशन का, वो ये है कि एक सॉवरेन देश के ऊपर आपने ऐसे हमला कर दिया और उसके हेड ऑफ स्टेट को मार दिया। तो आपने आज एक को मारा है, कल को दूसरे को मार सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, परसों किसी और को मार देंगे। अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को तो उठा लिया वहां से, निकोलस मडोरो, उसकी जी। वाइफ को वेनेजुएला से। यहाँ से आपने इसको मार दिया और साथ साथ 49 और लोगों को मार दिया। तो ये अगर चलता रहा तो दुनिया में एक जो सॉवरेनिटी होती है, रूल ऑफ लॉ होती है, या इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑर्डर होता है, उसका फिर क्या होगा? उसका तो फिर जो यहाँ का दादा होगा वही सब कुछ करेगा। तो ये सवाल उन्होंने रेज किए हैं, जो मैं कहूँगा कि ये इन सवालों में कुछ दम भी है, क्योंकि इनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। शेखर, अगला सवाल गौरव अग्रवाल का है, यूएई से है। बोल रहे कि आपको लगता है कि ईरान पर बिना उकसावे के हुए युद्ध में अमेरिका और इजरायल का खुलेआम साथ देकर भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से ठीक 2 दिन पहले इजरायल गए थे, ये देखते हुए कि ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और हमारी शिया आबादी काफी बड़ी है, और वैसे भी अमेरिकी इजरायली युद्ध कई स्तरों पर गलत है। कम से कम हम न्यूट्रल तो रह सकते थे। ऐसे मामलों में कूटनीतिक अप्रोच के नुआंस्ड होने का क्या हुआ? और हम सभी जानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए असफल होगा। ऐसे में हारने वाले पक्ष का साथ देकर हमें क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि जैसे कि आपने सेमीफाइनल भी देखा जी। भारत और इंग्लैंड का, आपने 253 बनाए, आपको लगा आप जीत ही जाएंगे, दूसरा हारेगा ही, कितना नजदीक आ गए वो। जी। फाइनली सिर्फ 7 बॉल से छूटे, राइट? वो भी एक, उसमें अगर 1-2 ओवर वो इतने अच्छे बुमराह नहीं बोल कर गए होते तो वो जीत गए थे। तो ये कहना आसान नहीं है कि वो हारेंगे ही। अमेरिका हारता है ऐसी जगह, लेकिन वो बहुत लंबी जब चलती है, जैसे वियतनाम में बहुत साल चली, ऐसे इराक में बहुत साल चली। इराक में हालांकि हारे नहीं, मैं कहूँगा उनको नुकसान हुआ, लेकिन वो एक डेमोक्रेसी, वहाँ पे कोई इलेक्शन करा के सरकार बिठा गए, अपने आप भी बैठे हुए हैं, उनके वहाँ स्टेशन हैं, बेसिस हैं। जी। अफगानिस्तान में वो अलग सिचुएशन है। तो ये कहना कि वो हारेंगे ही और आप हारने वाली साइड में है, ये जरा, जिसको मैं बोलूँगा अतिशयोक्ति है इस समय। दूसरी बात ये कि मैं नहीं मानता कि भारत ने अभी कोई साइड ली है इसमें। ये जरूर है कि भारत ने अमेरिका को और इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन क्रिटिसाइज तो किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ रूस को छोड़ के और चाइना को छोड़ के जी। किसी और ने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी इस्लामिक देश ने भी नहीं किया। जो पाकिस्तान ने भी किया है उनको वैसे क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये खामेनी को जो मारा गया ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा जो ईरान के ऊपर हमला किया गया वो गलत है, ना उन्होंने कहा हम ईरान के साथ हैं। अब भारत और पाकिस्तान की फोन कॉल्स देखिए, दोनों के नेता शहबाज शरीफ भी और मोदी भी लगातार बारी बारी जो अरब देश हैं उनके रूलर्स को, या जॉर्डन जो अरब देश है, खाड़ी का नहीं है, उन सबको फोन करके कह रहे हैं कि आपकी सॉवरेनिटी को की वायलेशन हुई, हम आपके साथ हैं, ये बहुत गलत बात है। जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अब्बास अरागची से बातचीत की है, 2 बार की है फोन पे, एक पहले दिन और एक इस हफ्ते ही थर्सडे को, बृहस्पतिवार को की है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उप विदेश मंत्री देश में, हमारे देश में रायसीना डायलॉग में आए हुए हैं, उनकी फोटो भी छपी है, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे, पूर्वा जयशंकर के साथ बैठे हुए। तो जी। बातचीत, कम्युनिकेशन है, लेकिन किसी देश का मुझे गिन के बताइए जिसका ईरान को समर्थन है। मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा शिया आबादी का देश है अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान टर्की के साथ एक और ट्राइलेटरल अलायंस में भी है जो भारत के लिए हॉस्टाइल है, उसने भी ईरान का समर्थन नहीं किया और उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागे। वो अजरबैजान
लड़ाई करता है इजराइल से हथियार खरीद के, इजराइल से वही हेरोप और हार्पी ड्रोन्स जो भारत भी यूज करता है, अजरबैजान लेता है और उनसे वो लड़ता है आर्मीनिया के खिलाफ, वही आर्मीनिया जो भारत से हथियार लेता है। तो ये बहुत पेचीदा स्थिति है मध्य पूर्व में। इसके इतने लीनियर सीधे कोई जवाब नहीं है, आंसर्स नहीं है। शेखर, अगला सवाल आशीष पटेल का लूंगी। बोल रहे पिछले सप्ताह हमने ईरान युद्ध पर भारत के रुख को लेकर मॉरल और लॉजिकल कंफ्यूजन देखा और ये पार्टी लाइन से परे है। सरकार और इसके उसके आलोचकों के बीच कोई स्पष्ट राय नहीं है। हिंद महासागर में ईरानी नौसेना के जहाज के डूबने की हालिया घटना ने हमारे क्षेत्र के निकट एक और युद्ध क्षेत्र खोल दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए, ये देखते हुए कि सरकार हिंद महासागर में संरक्षण होने का दावा कर रही है? देखिए, हिंद महासागर में संरक्षण किसके लिए? वो ये नहीं कि यहाँ पे जो भी होगा हम उसके इंचार्ज हैं। हम यहाँ के जमींदार नहीं है। हिंद महासागर का एरिया 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उसमें से सिर्फ 2.3 वर्ग किलोमीटर भारत का टेरिटोरियल वाटर्स है या भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बाकी तो दुनिया का है, वहां जो भी आए जो भी जाए। भारत वहां का पुलिसमैन नहीं है। जी। ना भारत से किसी को वहां गेट पास लेना है, ना भारत को किसी ने वहां पे टोल देना है। वो दुनिया का समुद्र है। हिंद महासागर दुनिया का, विश्व का 20% है। इतनी छोटी जगह नहीं है। तो वो उसमें ये कहना कि भारत की जिम्मेवारी थी, वो गलत है। आपने पहले कहा मॉरल, एक मॉरल इशू होता है कि यार वो जहाज हमारे यहाँ आया था, लेकिन फिर ये कि लड़ाई शुरू हुई तो जहाज को कहना चाहिए था ना कि मैं आपके यहाँ आया था, मैं क्या करूं, मैं वापस जाऊं कि ना जाऊं। वो जहाज तो निकल गया जी। और वो इतना दूर भी चला गया। और ये कहना कि 220 किलोमीटर, ये करीब 450 किलोमीटर था। अब आप भारतीय तट में अगर ऊपर की तरफ जाएं, गुजरात की तरफ, तो 450 किलोमीटर से कम में तो आप खाड़ी खाड़ी में आ जाएंगे, पर्शियन गल्फ में। जी। वहां पे कोई जहाज जा रहा हो, कोई गिरा दे तो आप बोले अरे ये तो इंडियन ओशन का ही पार्ट है ना। जो अरेबियन सी है वो भी तो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन ये सबके बावजूद ये बुरा लगता है कि जहाज भारत में आया था, वापस जा रहा था। उस कोई अब मुझे साफ लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ईरान गया, होम बेस पे गया, तो वो जिंदा नहीं पहुंच सकता। तो वो वही अनिश्चितता में घूम रहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। उससे गलती हो गई कि उसने पहले शरण नहीं मांगी। वो भारत से मांग सकता था, श्रीलंका से भी मांग सकता था, चाहता तो, हालांकि मालदीव दूर है, उनसे भी मांग सकता था। लेकिन अगर कोई देश ये कह देता, खास करके छोटा देश ये कह देता कि हम शरण दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता किसी के लिए। और वो देश ये कहता कि मैं इस जहाज को रख लूंगा और इन लोगों को भी रख लूंगा और मैं ये पक्का करूंगा कि बाद में लड़ाई में ना जाए, जी। तो फिर वो बहुत मुश्किल होता उसको डुबोना किसी के लिए। मुझे लगता नहीं कि ईरान के जो क्रू भी था उनको ये बात समझ आई उस समय, क्योंकि पैनिक भी होता है, डर भी होता है। आप यहाँ आए हुए इतनी दूर, हथियार आपके पास है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी वहां पे आई हुई है, 3 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे घूम रहे हैं, और आप एक छोटा सा फ्रिगेट, आप क्या करेंगे? शेखर, अगला सवाल हितांश ठाकुर का है। पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इस तरह के संघर्ष, यानी ईरान और यूक्रेन की बात करें, अन्य देशों को परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? जब यूएन वार्ता, बातचीत और सुरक्षा गारंटी इनइफेक्टिव हो जाएंगी तो बड़ी शक्तियां न्यूक्लियर अम्ब्रेला कैसे सुनिश्चित करेंगी? देखिए, ये मैंने कॉलम लिखा था, उसके आपसे शेयर जी। करेंगे अपूर्वा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो यही था, मेकिंग न्यूक्स ग्रेट अगेन। जी। कि जब से यूक्रेन शुरू हुआ है, तभी से ये हुआ है कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते, जो उसने वापस कर दिए, छोड़ दिए, तो उसके ऊपर ये नहीं होता। तो बहुत देश ये बात सोचेंगे। अब जैसे फ्रांस में देखिए, मैक्रोन ने ऑलरेडी कहा है कि फ्रेंच नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यूरोपियन देशों में भी रख सकते हैं। उससे हम सुरक्षा और यूरोपियन देशों को भी दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में 2 देशों के पास जो P5 है दुनिया में, 2 यूरोप में है, ब्रिटेन और फ्रांस। जी। तो ये सब लोग अपने अपने डॉक्ट्रिन को अभी रिव्यू कर रहे हैं, और हर लोग ये सोच रहे हैं, ना सिर्फ यूक्रेन का सोच के, लेकिन बाकी सब देशों का सोच के भी, कि एक इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जितने न्यूक्लियर वेपन्स ना फैलें उतना अच्छा है, क्योंकि जितने फैलेंगे उतना मिसयूज का चांस, या कोई डर जाता है, घबरा जाता है, नर्व लॉस हो जाता है, तो उस समय में उसका उसका इस्तेमाल होना एक खतरा बना रहता है।
और दुनिया भर में काफ़ी प्रोटोकॉल ऐसे थे, जैसे कि स्टार्ट ट्रीटी थी, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन में हुई थी, अब तक चल रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको लैप्स होने दिया है, उसने भी लैप्स होने दिया है, पुतिन को भी फ़र्क नहीं पड़ता। जी। तो दुनिया इस समय एक एटॉमिक वेपन्स के ऊपर एक बहुत ही अनसर्टेन फेज़ से गुज़र रही है। शेखर, इन्हीं का एक और सवाल है कि ईरान में चल रहे युद्ध की बात करें तो नेटो सदस्य देश तुर्की पर हमले के बाद कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया है। फ्रांस ने भी अपना कैरियर को मेडिटेरेनियन में तैनात कर दिया है और नॉर्थ कोरिया ईरान को मिसाइलें सप्लाई करने की योजना बना रहा है। क्या आपको लगता है कि ये स्थिति एक बड़े पैमाने पर युद्ध में तब्दील हो जाएगी, जिसमें संभवतः पॉसिबली आधी दुनिया शामिल हो जाएगी? मध्य पूर्व में इतने सारे संसाधन लगाए जाने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ये विश्व युद्ध या आधे विश्व युद्ध जैसी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरफ सिर्फ एक देश लड़ रहा है, वो ईरान है। ना चीन लड़ रहा है उसकी साइड पे आके, ना रशिया। उसको उकसाएंगे, उसको हल्लाशेरी जिसको बोलते हैं देंगे। कुछ रशिया शायद थोड़े हथियार दे दे, क्योंकि रशिया उनसे ड्रोन खरीदता है। जी। हो सकता है नॉर्थ कोरिया के थ्रू उनको कुछ दिला दे। नॉर्थ कोरिया की भी कैपेबिलिटी इतना कुछ देने की और वहाँ से इतना दूर लाने की आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से वो आ सकता है चाइना में बाय रोड, लेकिन बाय रोड बाय रेल, रोड से तो बहुत समय लगेगा, बाय रेल आ सकता है, लेकिन वहाँ से ईरान में लाना, वो भी ऐसे समय जबकि एयर स्पेस सारी उसकी इजराइल और अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल है इस समय में। तो इस समय ये एक देश है जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल लड़ाई कर रहे हैं, और क्योंकि उसने अरब देशों पे अटैक किया, इसलिए अरब देश भी खड़े हो गए। लेकिन अरब देश जो हैं खड़ी के देश, वो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। वो अभी सिर्फ अपना डिफेंसिव सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहाँ से कोई मिसाइल आए, ये नहीं कर रहे हैं कि अच्छा आपने 8 मिसाइल फेंके तो मैं आपके ऊपर एक फेंकता हूँ, वो अभी ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई अभी 2 देशों की है, अमेरिका और इजराइल की। बाकी जो नेटो के देश भी हैं या फ्रांस हैं, ये एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं। या फ्रांस ने कहा कि हम यूएई की प्रोटेक्शन के लिए अपने जहाज भेजेंगे, तो ये प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं। और जहाँ तक रूस और यूक्रेन का युद्ध है, 4 साल हो गए, अब लगता है कि वो युद्ध भूल ही गई दुनिया। उसका मेंशन जो भी आया है वो इसी बात में आया है कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपके ऊपर ड्रोन स्वॉर्म आ रहे हैं, जो शाहेद ड्रोन्स, और आप कह रहे हैं कि इतने ड्रोन्स को हम कैसे संभालें, आप उसको इतने महंगे मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। $5,000 की ड्रोन है जी। और आपने $3 बिलियन का मिसाइल, और मिसाइल का नंबर तो लिमिटेड है। तो उसने कहा मेरे पास ऐसे तरीके हैं, हमने डेवलप करे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिकली हम इनको जैम कर सकते हैं। सो 90% तो 90% जैम होके गिर जाते हैं। अब अमेरिका ने भी, इजराइल ने भी और यूएई वगैरह ने भी उनसे मदद मांगी है। तो अब यूक्रेन ने जो कुछ सीखा है इस लड़ाई में, उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। लेकिन वो जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया की, वो इस समय स्टेलमेटेड है। लड़ाई रोज हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं मीट ग्राइंडर। बहुत अनफॉर्चुनेट टर्म है ये, मीट ग्राइंडर, क्योंकि इंसान को मीट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ रोज दोनों साइड से लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई आगे पीछे ज्यादा जा नहीं रहा है। शेखर, अगला सवाल दिवाकर सिंह का है। बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि इस बार अमेरिका ने अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा कदम उठा लिया है, और अगर अमेरिका ईरान को काबू करने में नाकाम रहता है, तो क्या इससे अमेरिका की वैश्विक शक्ति या ग्लोबल पावर उसी तरह कमज़ोर होने लगेगी, जैसे स्विस संकट से ब्रिटेन और फ्रांस की हुई थी? क्या ये भारत के लिए एक बड़ी आपदा साबित होगी, क्योंकि इससे चीन का ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उदय और तेज़ हो सकता है? देखिए, जो ट्रंप के 3 साल अब बचे हैं, इनमें अमेरिका मजबूत नहीं होगा, अमेरिका कमजोरी होगा। अमेरिका की जो मजबूती है वो आ रही है अमेरिका की टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह, उसमें वो दुनिया का लीडर है। जी। लेकिन सामरिक तरीके से मजबूत नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपने एक छोटे से देश के ऊपर हमला किया अपने मुकाबले, जिसके पास नेवी नहीं है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, आर्मी उसके पास ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन फिर भी उस देश को काबू कर पाना या उस देश को पूरी तरह कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो 9.25 करोड़ लोगों का देश है। ईरान के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। जब दुनिया भर में जाते हैं तो उनका नाम होता है। सिविलाइजेशन है 3000-5000 साल पुरानी। जब सिकंदर आया तो सिकंदर ने आके वहाँ के एक सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, जो उस समय एक तरह से पारसी लोग थे, ज़ोरोएस्ट्रियन थे। लेकिन उसके पहले और थे। पर्शियन सिविलाइजेशन दुनिया भर की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में है, जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है।
तो उसको अमेरिका के लिए जाके काबू करना आसान भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा असंभव ही है। उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी समय कोई बहाना मिल जाए जिससे कि अपनी जीत डिक्लेयर कर दें कि हो गया, हम घर जा रहे हैं, और वहाँ पे किसी को गद्दी पे बिठा दें। जी। जैसे ट्रंप ने अभी बोला है कि मेरे से पूछना चाहिए, मेरी सही होनी चाहिए कि ईरान को अब कौन रूल करेगा। तो एक तरह से उनका ऑफ रैंप है कि कोई मेरे से बात कर ले, ग्रुप वहाँ का, कि हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो मैं बोलूँ जीत गए और मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन ये सोचना कि कब्जा कर लेगा, और किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल अपनी सेनाएं, ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में नहीं भेजेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और क्या होता है, अभी भी एक तरह से यूनिपोलर दुनिया है। बहुत लोग कहते हैं मल्टीपोलर होगी वगैरह, ये गलत है। मैं आप शेयर करूंगा, सी राजा मोहन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स में, लीड आर्टिकल है, उसका लिंक शेयर करूंगा, जी। स्क्रीनशॉट पे देखेंगे आप उसका, फर्स्ट पेज का। उन्होंने कहा है अभी भी ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, अभी भी दुनिया में एक ही पोल है, वो अमेरिका है। लेकिन अगर वो कमजोर होता है तो चाइना तो मजबूत होगा ही, और चाइनीज बहुत शातिर हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल जो एक समय डेंग शाओपिंग ने बोला था, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, कि अपनी शक्ति को छुपा के रखो और अपने समय की इंतजार करो। और वही एक तरह से सबक है जो भारत के लिए भी है, क्योंकि इस समय ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है। चुप रहो, देखो ये कैसे अनफोल्ड हो रहा है, और फिर देखिए किस तरह की दुनिया से निकल के आती है। मुझे लगता है कि इससे अमेरिका स्ट्रांग होके नहीं आएगा, अमेरिका कमजोर होके आएगा। ईरान में कोई नया डिस्पेंसेशन भी होगा। भारत को कुछ नए मिडिल पावर्स भी दोस्त मिलेंगे, जैसे कनाडा। किसने सोचा था कि कनाडा और भारत की रिलेशनशिप इतनी एकदम बेहतर हो जाएगी, जबकि दोनों ने एक दूसरे के हाई कमिश्नर भी निकाल दिए थे। अब देखिए ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, और $2 बिलियन से ऊपर यूरेनियम खरीदने का भारत ने एग्रीमेंट किया है। तो ऐसे में भारत और यूरोप की ट्रेड डील हो गई, और बाकी देश भी अपने अपने रास्ते ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि हर क्राइसिस के बाद में फिर एक मौका आता है, जैसे कि कोई सूखा पड़ता है, कई बार 2 साल भी सूखा पड़ता है, फसलें जी। खराब होती हैं, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मानसून आती है 2-4 साल, और बम्पर क्रॉप होती है। कोविड था तब लगा था सब खत्म हो गया, पहले गल्फ वॉर हुई थी तब लगा था, ऐसे यूक्रेन वॉर हुई थी। तो इंसान बहुत सशक्त है, बहुत रिसिलियंट है, और इंसानियत भी बहुत सशक्त और बहुत रिसिलियंट है, वो वापस आती है। तो इससे भी दुनिया वापस आएगी, और जो दुनिया आएगी उसमें भारत के लिए और भी मौके होंगे। एक ही कंडीशन है कि इस समय भारत को बहुत फूंक फूंक के कदम रखने हैं। शेखर, अगला सवाल अभिषेक तालुकदार का है। बोल रहे, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद आपके विचार से भारत को अपनी एनर्जी सप्लाई लाइनों को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, और ईरान में सत्ता में चाहे जो भी हो, हमें अगली ईरान सरकार के लिए बेहतर तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, अब सत्ता में जो भी हो, वो इस बात को डिटरमिन करेगा कि ईरान सैंक्शंस में रहता है कि नहीं। अगर ईरान से सैंक्शंस हटती हैं तो दुनिया के बाजार में काफ़ी तेल फिर से आ जाएगा, और तब तक वेनेजुएला के जो कुएं जो पुराने अड़े हुए हैं, जहां काम नहीं हो रहा है, कुछ कुछ वो भी खुलने शुरू हो जाएंगे। तो अब दुनिया में अनसर्टनिटी है कि ईरान का क्या होगा, सैंक्शंस रहेंगी कि हटेंगी, और रूस का क्या होगा, रूस के ऊपर सैंक्शंस हटेंगी या घटेंगी। ये सब तो सैंक्शंस पे नहीं रह सकता है। जी। भारत की समस्या है कि भारत के पास तेल नहीं है, और लोग कहते हैं कि अरे पहले तो 80% भारत की निर्भरता थी विदेशी तेल के ऊपर, अब 88% हो गई। तो भारत में निकलना कम हो गया, निकलना कम हो गया नहीं, थोड़ा बहुत जैसे ओएनजीसी का कुछ निकलना कम हुआ है, जो बॉम्बे हाई वगैरह, लेकिन ओवरऑल निकलना कम नहीं हुआ। भारत की ज़रूरत बढ़ गई है क्योंकि भारत की इकोनॉमी आगे जा रही है। जी। तो भारत काफ़ी समय तक तेल के लिए निर्भर रहेगा, और भारत को हर तरह के सोर्सेज देखने हैं। रशिया भी देखना है, अफ्रीका भी देखना है। अफ्रीका को तो इस इलाके से फ़र्क नहीं पड़ता है, भारत काफ़ी तेल अब अफ्रीका से ले रहा है। ऐसे ही अमेरिका से लेना है, कनाडा से लेना है, वेनेजुएला से लेना है। तो ये तेल के काफ़ी सोर्सेज हैं, मिडल ईस्ट से तो है ही। तो सबसे फ्रेजाइल तेल होता है वो एक तरह से मिडल ईस्ट का होता है, क्योंकि उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब देख के बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ भारत को अपने यहाँ जो एक्सप्लोरेशन है उसको बहुत बढ़ाना भी ज़रूरी है। शेखर, इस एपिसोड के लिए हमें क्रिकेट से जुड़े सवाल नहीं आए थे, लेकिन चूंकि इंडिया T20 फाइनल्स में पहुंच गया है, आपसे पूछना चाहूंगी, आप उनके अब तक के टीम के अब तक के प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं, और आगे चलते हुए फाइनल्स के लिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन देखिए, जो बातों का? पहले काफ़ी दिन मैच हुए हमारे, हम्म। उनमें लग रहा था कि हमारी बैटिंग वीक है। जी। तो फर्स्ट 5 इतना डिलीवर नहीं कर रहे थे, बाद में कुछ कुछ आके पांड्या, लेकिन आपकी बॉलिंग डिलीवर कर रही थी।
अब आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी बॉलिंग कमज़ोर है, जैसे आपने 253 भी बनाए, हालाँकि पिच वो फ्लैट था, पाटा पिच जिसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक बॉलर को छोड़ के आपका कोई बॉलर ज़्यादा नहीं कर पाया। सच्चाई है कि पांड्या ने भी ठीक-ठाक ही बॉलिंग करी उस स्थिति में, लेकिन वो विकेट लेने वाले कभी नहीं लगे, थ्रेटनिंग नहीं लगे। जी। तो आपके पास थ्रेटनिंग बॉलर नहीं है। उस सिचुएशन में खास करके वरुण चक्रवर्ती का लॉस ऑफ फॉर्म एक प्रॉब्लम है। भारत के साथ 2 समस्याएँ हैं इस टाइम। एक तो अभिषेक शर्मा का लॉस ऑफ फॉर्म जी। और एक वरुण चक्रवर्ती का लॉस ऑफ फॉर्म। अभिषेक शर्मा को आप कह सकते हैं कि उनका काम ही है कि पहली बॉल से ही मारो, उसमें खतरा होता है। अभी कुछ समय से उनकी किस्मत नहीं काम दे रही है, हो सकता है फाइनल में काम दे, लेकिन एक पैटर्न भी है। जो दूसरी टीमें हैं, वो पहले स्पिनर से ओपन करती हैं हुँ। और स्पिनर क्योंकि पेस नहीं देता है और उसको कोशिश करते हैं अभिषेक शर्मा फटाफट, जैसे कि उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में किया कि शुरू में ही जब मार्करम बॉलिंग करने आए थे, उनको पता था कि ये कोशिश करेगा मारने की। 3 उनकी डॉट बॉल हुई, चौथी पे वो आउट हो गए छक्का मारने के चक्कर में। तो क्योंकि अपोजिशन ने एक उनके लिए अब चक्रव्यूह बनाया है और उनको पता है और टीम को भी पता है, तो टीम को उसका कोई जवाब ढूंढना पड़ेगा। या तो ये कहना पड़ेगा स्पिनर है तो आप सिंगल लेके दूसरी तरफ चले जाओ हुँ। और ये नहीं करो कि बॉल वेस्ट करो, दूसरा उसको संभालेगा संजू सैमसन। लेकिन ये एक चाल है जो आपके साथ खेली जा रही है, आप उसको समझिए। अगर इन बातों को आप समझ गए तो आपका चांस बहुत अच्छा है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है क्योंकि बिल्कुल वो टीम के तरह काम करती है। उनके यहाँ कुछ बड़े हिटर्स भी हैं और उनके पास स्पिन भी बुरी नहीं है। और वो जो पिच है और जो ग्राउंड है अहमदाबाद का, वहाँ भारत कभी फाइनल जीतता नहीं है। उसके कुछ कारण भी है, वो बहुत फ्लैट ग्राउंड है हुँ। और बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे 6 मारना इतना आसान नहीं होता भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उपमहाद्वीप के बैटर्स के लिए, जितना कि मैं कहूँ कि साउथ अफ्रीका के हैं या ऑस्ट्रेलिया के, ज़्यादा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो वो एक जो पावर हिटिंग होती है, उसमें एक समस्या आती है और इसीलिए फिर बाउंड्री पे लोग कैच होते हैं। हमने ये देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी। चलिए, रोमांचक मैच होगा और हम सभी आपके साथ मैच भी देखेंगे। इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।